हम लोगों ने आइसोमेरिज्म को दो इंपॉर्टेंट पार्ट में क्लासिफाई किया। एक को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरे को क्या बोल रहे थे हम लोग, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास तीन चार चार आइसोमर थे जो हमें पढ़ने थे। इसमें से तीन हम पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन से थे बेटा, वो देखो। तो एक तो था चेन आइसोमर, ठीक है। दूसरा था हम लोगों का पोजीशन आइसोमर। फिर हम लोगों का है फंक्शनल आइसोमर। और लास्ट था हम लोगों का मेटामेरिक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्टीरियो आइसोमर का, तो सिर्फ ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये सिर्फ दो टाइप का होता है, ठीक है। और जो अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो टोटल चार टाइप का होता है, जिसमें हम तीन पढ़ चुके हैं। तो क्या क्या पढ़े थे, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि यार ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे हम समझते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या था बेटा, कि कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट दे हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, राइट, दे हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे ध्यान से देखो इसमें, ये क्या है, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फर्क क्या किया हमने, बस हमने फर्क सिर्फ NH2 को किया है, चेंजेस है ना। तो ये भी चेंजेस है कि एक जगह NH2 लगाया, फिर दूसरी जगह NH2 लगाया, एंड सो ऑन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस किया है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि जो भी चेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, सिर्फ स्ट्रक्चर में हो रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका यही है, C6H7 और N। क्लियर है ना। तो ये याद रखना था बेटा। अब देखो, अब इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था चेन आइसोमर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं चेन और पोजीशन में। उनको दोनों सेम ही लगता है कि चेन आइसोमर भी सेम है और पोजीशन भी तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। एक्चुअल में चेन और पोजीशन आइसोमर की बात करोगे तो वो क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप चेन आइसोमर की बात करो, तो मैंने एग्जांपल दिया था पेंटीन। तो चेन में ना हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कि चेन आइसोमर में ये करेंगे कि ब्रांचिंग लाएंगे, मतलब जो पैरेंट चेन होगा उसको तोड़ेंगे, है ना। उसका अलग अलग स्केलेटन बनाएंगे, कार्बन के अलग अलग स्केलेटन चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बन कैसे जुड़ा हुआ है बेटा, स्ट्रेट जुड़ा हुआ है, पांच के पांच। तो इसका चेन आइसोमर क्या हो जाएगा, स्केलेटन अलग बना दो, 2 मिथाइल प्रोपेन, जिसको हम आइसोपेंटेन भी बोलते हैं, या 2,2 डाइमिथाइल नियोपेंटेन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम कॉमनली नियोपेंटेन के नाम से भी जानते हैं। समझ आया। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। डन। तो ये हम लोगों का 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हो, या आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन भी बोल सकते हो। ये याद रखना नियोपेंटेन कैसे बनता है, कभी कोई पूछ सकता है तुमसे नियोपेंटेन का मतलब क्या है। डन। ठीक है बेटा, चलो। हाँ, ये नियोपेंटेन का मतलब ये इस तरीके से 3 डिग्री जब लगा होता है ना, 1 2 3 4, चार कार्बन एक कार्बन से अटैच होते हैं, तो इसको नियोपेंटेन और बोलते हैं। आइसो जिसमें और आइसो का मतलब हो गया ये, मतलब कुल मिला के ये 2nd डिग्री में आता है, और ये 3 डिग्री में आता है, और ये 1 डिग्री। ठीक है, चलो। अब बेटा पोजीशन आइसोमर क्या था। तो पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या पढ़ा था, कि जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जो डिफर हो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट और फंक्शनल ग्रुप के ऑन द कार्बन स्केलेटन। यानी समझ गया क्या बोल रहा है, कि दो और दो कंपाउंड ऐसे जिनका पोजीशन अलग हो, सब्स्टिट्यूट का पोजीशन अलग हो, या फिर फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो इसके अलग अलग कार्बन में, तो उसको हम पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। जैसे C3H8O है, तो बेटा इससे हम प्रोपेनॉल बना सकते हैं। हाँ, और इसी से हम लोग प्रोपेनॉल की जगह चेंज कर सकते हैं। अभी प्रोपेनॉल किधर है, यहाँ है। तो इस OH को मैं चाहूं तो यहाँ भी लगा सकता हूँ। तो वी कैन ऑल्सो राइट एस प्रोपेन टू ऑल। तो इसमें हमने क्या किया है, कि फंक्शनल ग्रुप या जो सब्स्टिट्यूट तुम लगाए हो उसकी पोजीशन को बदल रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। जबकि फंक्शनल आइसोमर अलग है, तो उसमें मत कंफ्यूज होना। तो कोई फंक्शनल आइसोमर बोले तो वो अलग चीज है, और ये बिल्कुल बेटा हमारा अलग चीज है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो तुम ध्यान से देखो। तो इसमें हम लोग बस पोजीशंस को बदल रहे हैं, ठीक है। तो बस पोजीशंस को यहाँ पे हम बदलते हैं, बाकी कुछ नहीं। समझ आया, बोलो, क्लियर है, ठीक है, डन। अब देखो बेटा नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वी हैव, जैसे ये देखो हमने अमाइन का एग्जांपल ले लिया, C3H9 और N लिखा हुआ है, तो इसको हम प्रोपेन अमाइन भी बोल सकते हैं, इसको हम प्रोपेन 2 अमाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोपेन अमाइन भी बोल सकते हैं और प्रोपेन 2 अमाइन भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं।
तो ये हमारी इसकी कहानी हो गई। तो इस तरीके से बेटा हम इस पूरे को डिफाइन करें। बोलो हाँ, क्लियर है? जतिका समझ आया? यस सर। गुड। ठीक है भाई। अब आगे देखो। तो नेक्स्ट आइसोमर हमने क्या पढ़ा था, पोजीशन में ही। अच्छा, पोजीशन में ही देखो इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था तुम्हें कल, कि ऑल द नॉर्मल या फिर आइसो या नियो कंपाउंड, मतलब जितने भी नॉर्मल चेन है या फिर वो आइसो हो या फिर नियो कंपाउंड हो, आर ऑलवेज चेन आइसोमर एक्सेप्ट एन प्रोपाइल एंड आइसोमर। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, कि जितने भी नॉर्मल कंपाउंड्स आ गए या फिर आइसो दिख गया, आइसो दिखा था ना, CH3 CH के ऊपर CH3 लगा हुआ है, या तुम नियो देख लो, तो इसको तुम नहीं बोलोगे कि ये पोजीशन आइसोमर है, कहीं तुम बोलो CH3 का मैंने पोजीशन बदला है। बात समझ रहे हो, कि CH3 मैंने यहां से हटा के वहां लगाया है। तो ये दो तीन जगह याद रखना, कि ऑल द नॉर्मल हो गया या फिर कोई आइसो कंपाउंड हो गया या नियो कंपाउंड हो गया, दे आर ऑलवेज चेन आइसोमर एक्सेप्ट एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल को छोड़ के। ठीक है, तो ये हम लोगों का एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल की कहानी होती है। डन। उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन बताया था, तो इसमें तुमने नोट तो नहीं किया था ना, बस एक नोट किया था ये वाली चीज, नोट वाला। चलो, इसमें मैंने क्या बताया था, कि कितने तरीके से पोजीशन का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ ग्रुप का अगर कैलकुलेशन करने की बात करें, तो कितने तरीके हैं जिससे हम पोजीशन ऑफ ग्रुप को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का। डन। देखो बेटा, जैसे कि मान लो यहाँ पे CH3 और CH3 है, सो देयर इज ओनली वन ए ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन आइसोमर, यहाँ पे सिर्फ एक ही वे हो सकता है। जबकि यहाँ पे देखो CH3 भी है, CH2 भी है, CH3 भी है, तो यहाँ पे कितना वे हो सकता है बेटा, दो वे, एक इधर और एक इधर से भी हो सकता है। तो टोटल कितने वे हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के, दो वे हैं कैलकुलेट करने के। उसी तरीके से मान लो किसी ने C4H10 दे दिया, तो इसको मैंने क्या बोला था, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये मेरा ब्यूटेन था। अब बेटा इस ब्यूटेन में ध्यान से देखो क्या क्या है। तो ब्यूटेन में ये ए, ये बी, ये बी और ये ए, मतलब सिर्फ दो ही वे आ रहे हैं, ध्यान से देख बेटा। मतलब तू ऐसे बोल सकता है कि या तो मैं कुछ यहाँ पे लगा के देखूं तो CH3, इधर होगा तो भी CH3, ये भी CH2 ये भी CH2, तो दोनों बराबर है, तो सिर्फ दो ही वे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो ओनली टू वे। लेकिन अगर मैं इसको एक और तरीके से लिखूं, अभी सोचना, अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा इसको दिस वे, तो यहाँ पे अब कितने वे हो जाएंगे, वे देखना। एक तो वे दिखेगा तुम लोगों को ए, और एक अलग सा वे यहाँ पे दिख गया पोजीशन आइसोमर के। तो यहाँ पे कितने वे हो गए टोटल, दो, यानी दो और दो टोटल कितने वे बन गए इसके, चार वे। तो टोटल चार पोजीशन आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं इसके। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ वे बता सकते हैं। अब मुझे बताओ C5H12 का, सबसे पहले C5H12 को ऐसे लिखा, तो यहाँ पे कितने वेज दिख रहे हैं हम लोगों को, जल्दी बोलो। यहाँ पे कितने वेज दिख रहे हैं बेटा, देख, एक A B C, है ना। देख कैसे, तो बोलेगा कि कैसे भाई अलग अलग दिख रहे हैं, आपने इसको C नाम क्यों दे दिया, ये भी तो CH2 है, ये भी CH2, ये भी CH2 है, तो आपने इसको C क्यों बोला, आपने इसको B क्यों नहीं बोला। तो देखो, ये और ये सही है। अब ये पोजीशन दोनों अलग अलग है बेटा, ध्यान से देख, तो क्यों पोजीशन अलग अलग है, तो फोकस करिए इधर। यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2, इसको मैं क्या बोलता, 2 नंबर, और इसको कौन सा नंबर बोलूंगा, 3 नंबर। तो अलग अलग पोजीशन आ गया ना, 1 2 3, या इधर से भी जाऊंगा बेटा तो क्या, 1 2 3। अब इसमें तो बोल रहा था कि इसमें आपने सेम लिया था, क्यों, क्योंकि मैं इधर से भी जाता तो 1 2 यही आता, और इधर से भी जाता तो 1 2 यही आता, तो टू पे तो CH2 ही आ रहा है ना, इसीलिए उसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटी थी। तो तुम इसे ये CH2 को देख के नहीं बोल देना है कि CH2 है तो सेम है, हमें थोड़ा नंबरिंग भी देखना है कि 1 2 3, तो टोटल 3 वे है। तो यहाँ पे टोटल कितने वेज हो जाएंगे बेटा, टोटल 3 वेज। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता था, बता जानवी कैसे, सर इनमें से CH3 किसी भी एक को ऊपर लगा ऊपर दूं, कर देते हैं। मतलब एक बार यहाँ लगा दूं और एक बार इधर लगा दूं, अलग अलग आएगा ना दोनों बार में। ठीक है, तो एक बार ऐसे लिख सकता था। अब इसका कितना वे बनता बेटा, देखो, तो इसके कितने वे बन जाते हैं, सेम सेम, और ये देखो, तो एक वे ये, एक वे ये, एक वे ये, और ये एक अलग वे बन गया पूरा। ठीक है, तो टोटल इसके कितने वे बन जाते हैं, चार वे। अब एक और तरीका है जिससे लिख सकते थे ये, अब इसमें कितने वेज बन जाते हैं, एक ही वे, कहीं भी जाओ इसी से। ठीक है, तो टोटल इसके कितने आइसोमर हो रहे थे बेटा, तो टोटल इसके 8 वेज थे। डन। तो इसके हमने टोटल 8 वेज पढ़े थे, कि इसके टोटल 8 वे के तरीके हमारे हो सकते हैं।
बोलो क्लियर है? डन। जतिका क्लियर है? हाँ जी सर। क्या बोल रही है? हाँ। यस सर। गुड। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, यहां तक हो गया ना? अब नेक्स्ट देखो। देखो, नेक्स्ट देखो बेटा। सो नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया था जो तुम्हें बताई था कि चेन आइसोमर ऑफ टू हेक्साइन क्या होगा। ठीक है, तो चेन आइसोमर टू हेक्साइन का हम लोगों ने बताया था 3-methyl-1-ine। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। अब आ जाओ फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे। तो ये तो बड़ा सिंपल सा कहानी था, लेकिन तुम्हें इसके लिए मैंने एक टेबल याद करवाया था, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना? तो इसके लिए टेबल याद रखना है कि कौन किसमें कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि ये है, अब ये हम कार्बन देख के बताएंगे और हाइड्रोजन देख के कि ये अल्कोहल और ईथर वाला है कि एल्डिहाइड और कीटोन वाला है। तो ये मैं अभी याद करा दूंगा तुम्हें। तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? कीटोन में और एल्डिहाइड में। तो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों में कन्वर्ट हो रहा है ये। ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कीटोन में भी कन्वर्ट हो रहा है और एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट हो रहा है। ये दोनों चीजें इसके लिए हमें याद रखनी है। अब देखो, मैंने इसका बहुत ही अच्छा सा तरीका बताया था तुम्हें कि कौन किसमें कन्वर्ट होता है। कुछ तो याद जरूर रख लेना बेटा। जैसे इसमें मेन मेन क्या है, सबसे पहले देखो ध्यान से। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है? ईथर में। एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब अल्कोहल और ईथर एक साथ फंक्शन है, तो मैं दो शो करिए, और ये दोनों एक साथ। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट। नेक्स्ट किसमें हो रहा है? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, 1 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन, एसिड एस्टर, अल्कीन, साइक्लोएल्केन, और एल्काइन, एल्काइल डाइइन और स्प्रिंग। तो इसमें अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जो इंपॉर्टेंट याद रखना है बेटा, तो बस ये ऊपर के 3-4 ज्यादा फोकस करके याद कर लो। ये ज्यादातर क्वेश्चन में तुमसे पूछे जाते हैं, तो ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो तुम बाद में भी करते रहोगे, लेकिन ये तुम्हें अच्छे से याद रखना। डन? बोलो, ठीक है ना? ये लिखा था क्या? कल नहीं लिखा था, क्यों? अच्छा, इसी पे गए थे क्या? ठीक है, तो नोट कर लो बेटा। जतिका नोट कर ले बेटा ये चीज। अरे तेरे को तो लास्ट तक कराया था, लिखा तो था तुमने। सर हाँ, हम साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स करना था अभी, बाकी ऊपर के दो लिख लिए थे हमने। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी लिख लिए थे, यही बोल रही है ना? हाँ जी। ठीक, इतना करा लिया था 10-15 मिनट बेटा जल्दी नोट कर ले, इतना थोड़ा फास्ट कर लेंगे तो दे देगा। हो गए सर। डन। गुड। देखो, सबसे पहले हमने देखा अल्कोहल और ईथर। देख जानवी ध्यान से, इधर क्या फॉर्मूला याद रखिए तो, अल्कोहल और ईथर्स में ना, ये फॉर्मूला तेरे को याद रखना है, क्या है? CnH2n+2। अगर इस तरीके का फॉर्मूला दे रखा है, CnH2n+O, CnH2n+2 × O, तो समझ जाना ये अल्कोहल और ईथर में कन्वर्ट हो। ठीक है, यानी जितने कार्बन है, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए उसे? ट्वाइस+2। तो ट्वाइस+2 और एक ऑक्सीजन अगर लगा होगा, तो हम सीधा क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भाई ये किसमें कन्वर्ट होगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ईथर में। डन? बताओ। गुड। तो एक तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देख बेटा ध्यान से। जैसे कि अल्कोहल और ईथर, अब मान लिए मेरे को किसी ने एग्जांपल दिया, एक छोटा सा एग्जांपल है, उसको ध्यान से समझना थोड़ा। क्या है एग्जांपल तुम्हारे पास? तो तुम्हें एग्जांपल दिया है किसी ने, C2H6O। तो C2H6O तुम्हें एग्जांपल दिया किसी ने,
और बोला कि इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो C2H6O एग्जांपल है। अब इसमें गिन, तुझे क्या पता लग रहा है, ये एल्डिहाइड कीटोन होगा या अल्कोहल ईथर होगा? तो बेटा इसको गिन के बताएगी। कार्बन कितना है? दो। हाइड्रोजन कितना है? 2n+2 है ना, ट्वाइस प्लस टू है, यानी पक्का अल्कोहल और ईथर शो करेगा। ठीक है, तो चुपचाप आप इससे एक अल्कोहल बना देना और एक इससे आप ईथर बना। ईथर का मतलब होता है ROR, मतलब बीच में ऑक्सीजन होता है, दोनों बगल अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। बोलो डन। चल जतिका, डन ना? गुड। अब नेक्स्ट है बेटा एल्डिहाइड और कीटोन। कि ये एल्डिहाइड और कीटोन का क्या है, तो इसका फॉर्मूला देखो ध्यान से सभी। क्या है फॉर्मूला? CnH2nO, मतलब ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन कितना, सॉरी, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? ट्वाइस ऑफ कार्बन होना चाहिए। अगर कार्बन है दो तो हाइड्रोजन कितना होगा? चार। 2n+2 नहीं है, सिर्फ ट्वाइस है। ओके, तो ये क्या शो करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होगा। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। गॉट इट? जैसे एग्जांपल देख, C3H6O दे दिया, तो आप क्या बोलोगे कि यार ये तो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड और कीटोन में, यानी प्रोपेनल और प्रोपेटून बनाएगा। बोलो, समझ आया? चलो नोट कर लिया। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वी हैव साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, सिंपल है, ज्यादा उतना कुछ है नहीं। देख जतिका, यहाँ नोट कर ले साइनाइड और आइसोसाइनाइड को। जैसे CH3Cl है तो CH3Nc लिख दो, इसमें कोई फर्क ज्यादा नहीं है, ठीक है। Cl को बस Nc में कन्वर्ट करना है, दैट्स ऑल। डन। एक second। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन कैसे कन्वर्ट होता है आपस में। सारा करने का जरूरत नहीं है, बस ये लास्ट पॉइंट अमाइन वाला कर लेना। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसको याद करने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं बेटा? तो इसको याद करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया है, ये वाला। कौन सा? दैट इज CnH2n+3O। गुड। मैं बोलूं लाइट कम क्यों लग रही है उससे मुझसे? आज भी लाइट नहीं, तो बोला क्यों मेरे को? ठीक है। हाँ। क्या बेटा? साइनाइड का नहीं, वो सीधा सिंपल समझ जाएगा, Cn को Nc कर देना है बस। उसमें कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। बस जहां Cn लिखा होगा वहां Nc कर देना है, एक आइसोमर। तो उसमें फॉर्मूले का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो। अब देखो बेटा, ये 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो CnH2n+3O, पता है मैंने उनका फॉर्मूला तुम्हें क्यों याद कराया? उसका फॉर्मूला इसलिए याद कराया क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन था। वो एक ही O होता था तो एल्डिहाइड और कीटोन भी हो जा रहा है, और एक ही O है तो अल्कोहल और ईथर भी हो जा रहा है, इसलिए वहां फॉर्मूला याद करने का जरूरत है। बाकी हर जगह नहीं आएगा ऐसा कंफ्यूजन, बाकी सब जगह देख के ही बता दोगे किसमें जाएगा। ये देखो, जैसे तो बड़ा सिंपल है, जहां भी तेरे को NH2 दिखेगा तो समझ जाएगा अमाइन है। तो अमाइन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं इसको। कैसे पहचानते हो? एक आर लगा है NH2 के साथ तो 1 डिग्री। उसी तरीके से बेटा अगर 2 आर लग जाएगा इनके साथ तो 2 डिग्री, और अगर 3 आर लग जाएगा इनके साथ तो 3 डिग्री। ये 12th में पूरा एक चैप्टर है ऑर्गेनिक का। ठीक है, बाकी तो ये याद रखना है हमें, ठीक है, कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर में क्या याद रखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे कन्वर्ट होंगे। पहचान लोगे क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन?
जल्दी का पहचान लेंगे बेटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एम आई। हाँ जी सर। अब देखो तुम फिर भी गड़बड़ करोगे मुझे पता है, तो एक और तरीका बताता हूँ तुम्हें पहचानने का। एक तो आर देख के बताओगे, आर में वहां पे CH3 CH2 लिखा होगा, तुम उसको देख के कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक और अच्छी सी चीज बता देता हूँ, तुम एन पे एच देख लेना। अगर एन पे 2 एच है, NH2, तो 1 डिग्री। एन पे 1 एच है तो 2 डिग्री। और एन पे एक भी एच नहीं है तो 3 डिग्री। सो दिस इज ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, ये भी एक तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर है? बोलो। डन। वेरी गुड। अब देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मान ली किसी ने ऐसे दे दिया, अब कैसे बनाओगे? C3H9N है, तो इतना तो पता लग गया कि नाइट्रोजन है। NH2 कहीं ना कहीं बन जाएगा, तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 NH2। तो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री एमाइन। पता लगा? वन, क्योंकि एक आर अटैच्ड है। कई बच्चे ऐसे बोल देते हैं सर 3 आर अटैच्ड है, ये तो चेन है, इससे तो सिर्फ यही कार्बन जुड़ा है ना। तो 1 आर बोलेंगे इसको, यानी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप ये अटैच्ड, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, आर का मतलब 10 20 50 कुछ भी ले लो, लेकिन बस एक अटैच्ड है तो 1 डिग्री। उसी तरीके से बेटा अगला बता, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता CH3 और इसको ऐसे कर दिया तो ये 2 डिग्री, और ये ऊपर इस केस में क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्री। गॉट इट? तो इस तरीके से बेटा आप इसको याद रख सकते। ये बॉन्ड है, तुम ऐसे ही बनाया करो, मैंने ऐसे बना दिया है, तुम ना ऐसे नॉर्मल बॉन्ड बनाया करो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। नोट करो। डन। ठीक है, बना लो। क्लियर है ना? तो बस इतना ही आइसोमेरिज्म हम याद रखेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अब मैं तुम्हें अलग टॉपिक कराऊंगा, तो इसको समझते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मेटामेरिज्म? ध्यान से देखो। सो मेटामेरिज्म कब अराइज होता है? So metamerism arises due to a different number of carbon atom on either side of the functional group. जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों बगल डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, तो उसके चलते क्या अराइज होगा? मेटामेरिज्म अराइज। ठीक है, तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर भाई, कि मेटामेरिज्म कब पिक्चर में आता है। तो मेटामेरिज्म पिक्चर में जब आएगा, जब डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल। ठीक है, और हेट्रो एटम इन द मॉलिक्यूल, कुछ भी बोल सकते हैं, हेट्रो एटम। ठीक है, और हेट्रो एटम इन द मॉलिक्यूल। डन। देख, जैसे मान लो C4H10O है, मुझे जल्दी बताओ ये एल्डिहाइड कीटोन वाला है कि अल्कोहल ईथर वाला है? जल्दी फटाफट, जल्दी का बता, तू बता पहले, ये एल्डिहाइड कीटोन का होगा या अल्कोहल ईथर होगा? पता नहीं सर। अल्कोहल ईथर, क्योंकि क्या है, 2+2 है। ठीक है, तो 2+2 है, C4H10 है और O है। तो देख इसमें हम क्या करेंगे, ईथर लिख सकता हूँ ना, इतना पता लग गया ना तेरे को कि ईथर लिख सकते हैं। तो एक ईथर मैंने ऐसे लिखा, तो बोले कि हाँ लिख सकते हो आप। O के इधर एक CH3 ले लिया और बाकी 3 C उधर ले ली। अच्छा, तू ऐसे भी बोल सकती थी, आप ऐसे भी लिख लो, दो CH2 इधर, दो CH2 उधर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये कौन से में होगा? मेटामेरिज्म। क्या हो गई ये? मेटामर्स हो गई ग्रुप में। बात समझ आया? तो मेटामेरिज्म शो करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों बगल डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या होगा? अच्छा, ईथर का भी नेमिंग तुमने अभी पढ़ोगे धीरे धीरे नेमिंग में, अगर नेमिंग
जब किया था तो उतना ध्यान होगा थोड़ा बहुत ईथर का भी। इसको बोलते हैं मिथॉक्सी प्रोपेन, और उसको बोलेंगे बेटा इथॉक्सी इथेन। जो छोटा ग्रुप होता है ना, उसको एज एल्कोक्सी यूज करते हैं। छोटे ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। तो छोटा ग्रुप तो यही है, तो इसको क्या बोल दिया हमने? मिथॉक्सी। राइट, तो ये हो गया हम लोगों का मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी प्रोपेन, और ये क्या हो गया बेटा? इथॉक्सी इथेन। सो दिस इज हाउ विल कैलकुलेट और राइट। डन। चलो, जल्दी समझ आया बेटा? बताओ। सर दोबारा समझा दो एक बार। देख मैं बताता हूं। मेटामेरिज्म का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों बगल अलग अलग कार्बन चेन होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ईथर में क्या होता है? ओ, आर ओ आर। तो ओ जो होता है वो इसका फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, अमाइन का NH2 होता है, उसी तरीके से ईथर का क्या होता है? O होता है। अब ध्यान से देख, मेरे पास C4H10O था, इसको देख के मुझे पता लग गया कि ये ईथर होगा या अल्कोहल, कुछ भी बना सकते हो। अब मैंने इससे ईथर बनाया, तो एक ईथर ऐसा बनाया बेटा कि O के इधर मैंने एक कार्बन ले लिया, और अगला ईथर ऐसा बनाया कि O के इधर भी दो उधर भी दो। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है ना दोनों का। इसमें 3 कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, इसमें 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर। तो सेम चीजें हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। और नोट में क्या लिखा है मैंने? कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट, यानी फंक्शनल ग्रुप हमारे पॉलीवैलेंट जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। अब देखो, एक एग्जांपल देखो। जैसे आर फंक्शनल ग्रुप आर, ये हमारा इसका एग्जांपल। अब सुनो, ये तो ईथर का एग्जांपल हो गया नॉर्मली, ROR। अब एक बात बताओ, ये क्या सही बात है क्या कि अगर ईथर के अंदर तुम्हें मेटामेरिज्म शो कराना है तो मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? 4। 4 से कम कार्बन भी शो नहीं कर पाओगे ना। खुद सोचो। मान ले यहाँ पे अगर 3 कार्बन होता तो तू क्या बोलती? तू बोलती कि 2 इधर ले लो, एक इधर ले लो। तो उसमें फिर उसका आइसोमर क्या बनता? कुछ नहीं बनता। भाई अगला केस भी तो वही होता ना। तूने बोला कि एक इधर ले लो, 2 उधर ले लो, तो अगले में क्या होगा? वही, 3 एक बगल ले लोगे तो एक बगल तो 0 बचा, तो कुछ बचा नहीं। तो कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए ईथर के आइसोमर के लिए? 4। 4 में ये छेड़खानी कर सकते हो कि एक इधर ले लिया, 3 इधर ले लिया, या दो दो का बंटवारा, है ना। लेकिन 3 पे बात नहीं बनेगी। तो कम से कम कितना होना चाहिए? 4। अमाइन को शो करने के लिए कितना चाहिए? 4। थायो ईथर को, थायो ईथर किसको बोलते हैं? जब ऑक्सीजन लगता है तो ईथर बोलते हैं, जब सल्फर लग जाता है उसी की तरह, ऑक्सीजन की तरह, तो उसको थायो ईथर बोलते हैं। तो इसमें भी 4 कार्बन चाहिए। कीटोन के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? 5 कार्बन चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए। लिख लो बराबर, चल नोट करो। हाँ, मिनिमम मतलब कम से कम 4, ज्यादा हो तो शो करेगा ही। 4 से कम हुआ तो शो नहीं करेगा, ये बोल रहा हूँ। 4 से ज्यादा 5 6 7 8 कुछ भी हो, जिसको मिनिमम हो। जैसे क्लियर है ये? क्या बोल रहे हो सर? क्लियर है ना ये चीज? हाँ जी सर। हाँ। सर मुझे बात समझ नहीं आई, आपने मेरे को कहा कि मेरी और इसकी आवाज मैच हो रही, मेरे को तो इसकी आवाज अच्छी लगती है, मेरी आवाज की आवाज है, मेरी आवाज तो बहुत गंदी तेरी आवाज भी अच्छी है भाई, ऐसा तुझे क्यों लगता है कि तेरी आवाज अच्छी नहीं है? सब यूनिक पर्सन होते हैं अपने आप में। है, कुछ यूनिक हो, मतलब कि ठीक हुआ। हो जाए तो बता देना।
मेरा हो गया। हो गया, गुड। डन, चलो। हाँ भाई, डन। मैं तो सबसे पहले हुआ था। बता क्यों मेरी थी। अब देख बेटा, आगे क्या बोला है। बी साइड द फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन मस्ट बी ग्रेटर देन 4। ये पता लग गया ना कि ज्यादातर हमें पता है फंक्शनल ग्रुप तो होना ही चाहिए। फंक्शनल ग्रुप के दोनों पर अलग अलग कार्बन होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ कार्बन का जो वैल्यू है कितना होना चाहिए, कम से कम 4 होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। यानी मुझे जल्दी का लेफ्ट कर दी थी है कि बी साइड द फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन मस्ट बी कितना होना चाहिए, एन की वैल्यू 4 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये कहानी है C4H8O, ये तो अभी हमने देख लिया। क्या ये बोल रहा है डज नॉट शो मेटामेरिज्म, क्यों। पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या है, कीटोन वाला करेगा या अल्कोहल ईथर वाला है। ये ट्वाइस है, बस ट्वाइस प्लस 2 नहीं है। ये एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड कीटोन वाला है। अच्छा, अब तुम अपनी कॉपी में देखो, मैंने क्या बताया, कीटोन और एल्डिहाइड शो करने के लिए मिनिमम कार्बन कितना चाहिए। दो मिनिमम कार्बन कितना चाहिए। दो क्या बात कर रही है अरे तो। यहाँ पे C2H6 लिखवाया ना एग्जाम्पल में। वो नहीं, अभी जो एक टेबल लिखवाया था मेटामेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन, इधर के लिए नहीं, किसके लिए? कीटोन एल्डिहाइड के लिए 5। 5। यहाँ पे नहीं कितना है, है, 4 तो करेगा शो। ना। नहीं करेगा, तो क्या बोलोगे कि भाई इसका तो ये स्ट्रक्चर बना, अब इसका हम क्या ही बना सकते हैं, तो इट डज नॉट शो मेटामेरिज्म। ठीक है, गुड। सर डन। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, पूछ पूछ पूछ। हमने 5 कैसे लिए, समझ नहीं आया। नहीं, मैंने तेरे को अभी एक रूल लिखवाया था 2 मिनट पहले कि हाँ अगर तू मेटामेरिज्म दिखाना चाहती है एल्डिहाइड कीटोन पे, तो कम से हाँ कम कार्बन कितने होने चाहिए, 5। हाँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ 4 कार्बन, तो ये तो शो करेगा नहीं, नहीं करेगा ना ये शो। और क्यों नहीं ओके। करेगा, और लॉजिकली भी मैं तेरे को बता सकता हूँ कि क्यों नहीं कर रहा है। अब सुन मेरी बात, हमने रूल ये पढ़ा था कि मेटामेरिज्म वो होता है जिसके दोनों बगल डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। अब ये तेरा ग्रुप हो गया, ये पूरा क्या हो गया तेरा ग्रुप, ग्रुप। राइट। सो इधर देखो, ये पूरा तुम्हारा ग्रुप हो गया, ये वाला। तो इस ग्रुप के इधर कितने कार्बन है, CH3 है। इस ग्रुप के इधर क्या है, C2H5, मतलब 2 कार्बन है। अब इसमें तुम क्या छेड़खानी कर सकते हो बताओ, कुछ भी चेंजेस करोगे ऐसा ही दिखेगा ना। भाई ज्यादा से अच्छा ज्यादा क्या कर समझ सकते हो, ये दोनों कार्बन इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो भी वही बात रही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3 इधर कर दो उधर 0 कर दो। तो इसमें कम से कम 5 कार्बन चाहिए ही चाहिए, बिना 5 कार्बन की कहानी नहीं बनेगी, समझे। अब देख 5 कार्बन वाला कैसे शो करेगा, अभी तो समझ जाएगी। जैसे मेरे पास ये दे दिया किसी ने 5, अब इसमें जानवी बता, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। 5 वाला तो शो करेगा ना, बिल्कुल करेगा, कैसे बना, बोल क्या करूं अगले स्टेप में। यहाँ पे 2 इधर लगा दिया, 2 इधर लगा दिया, एक तो ये ग्रुप है पूरा, ये पूरा क्या है, ग्रुप है। तो अब क्या चेंजेस होगा, वेरी गुड, यानी एक बगल 3 कर दो, एक बगल 1 कर दो, तो हो गया ना मेटामेरिज्म। तो इस तरीके से ये मेटामेरिज्म को शो करेगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को अच्छे से कि मेटामेरिज्म कब शो करेगा कब नहीं करेगा। ठीक है, किधर बेटा, ज्यादा कहाँ है, 3 1 4 1 5 ही कार्बन तो है, 5 ही कार्बन है देख, 7 3 बराबर आएगा एकदम, गिन के देख लो। हाँ बराबर तो है। ठीक है, चलो जतिका गॉट इट, आगे समझ। गुड। ये तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे एकदम, ताकि तुम्हें आराम से समझ आ जाए सब चीजें। ये तो बच्चा इसी में घूमता रहता है पूरी 11th लेके 12th तक। तो अपना माइंड कितना यूज कर रही है आज, है ना, वैसे ही किया था। नींद में वो देख, ठीक है बेटा, चलो। तो नेक्स्ट देखें, रेडी फॉर चैलेंज, एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। ड्रॉ द फंक्शनल आइसोमर ऑफ दिस। सबसे पहले तुम बोलोगे तो हमारे साथ धोखा हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक कराया नहीं था, तो वो वाला
है ना। फिर दो वाला तो नहीं पता रहता मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है और एस्टर हो सकता है। फिर मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों को। मैंने तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर वाला भी नहीं बताया ना, नहीं। सिर्फ अमाइन तक करा के छोड़ दिया था ना। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता था, एस्टर। ये लिखवाया तो है। हाँ। ठीक है, तो चलो ये मैं बताता हूँ तुम लोगों को, देखो। अब मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है C4H। अच्छा, तुम्हें इसको देख के एक चीज तो पता लग गई ना, ये अल्कोहल नहीं होगा, ईथर नहीं होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन नहीं होगा। क्या होगा ये, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ओ आता है, CH3COOH, या एस्टर में दो ओ आता है, CH3COOR, है ना। तो ये एल्डी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर टाइप का है, तो इसको देख के ही पता लग गया। ये पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिख लेना इसका, ठीक है, पहले समझ लो। तो ये एसिड और एस्टर टाइप की कहानी है। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है, C4H8O2। तो चलो बना देते हैं। एक तो मैंने ये बनाया, इसका नाम क्या होगा, ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड। तो कितना हो गया कार्बन, एक दो तीन चार, तो इसका नाम होता है ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसको एस्टर में कन्वर्ट करें, चलो कर देते हैं। तो ये बन गया एस्टर। ये एस्टर पढ़ते थे ना 10th क्लास में, थोड़ा सा एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन पढ़ते थे, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हाइड्रोलिसिस करते थे तो एस्टर मिलता था, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल मिलता था, है ना, फिर पढ़ते थे। तो ये हो गया हम लोगों का एस्टर। तो इस तरीके से इसका ये समझ में आ गया, लिख लो फटाफट। सर एस्टर को लेकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था पेपर में। कैसे। मेरे को लगा एक काम करते हैं, सोपिफिकेशन और एस्टिफिकेशन सेम सेम से है, तो मैं सिर्फ सोपिफिकेशन पढ़, मुझे भी मेरे घर वाले कहीं और भेज दिए पढ़ने के लिए, मजे आ जाएंगे, कोई कोई टोकने वाला मजे नहीं नहीं होगा। थे, बिल्कुल मजे नहीं थे। एग्जैक्टली। चलो, सो नेक्स्ट हम लोग क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही कर पाएंगे इसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। लेकिन बता देता हूँ क्या क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, ठीक है। तो आ जाओ। तो सबसे पहले तुमने बताया था मैंने ना कि स्टीरियो आइसोमर में दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अभी जितना आसानी से सब समझ गए हो ना, इसको समझने में थोड़ा उतना ही टेंशन लगेगा और बहुत मेहनत लगेगा इसको समझने में, ठीक है। ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा ज्यादा समझना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझ लो, अभी 11th में है, 12th के दो चैप्टर पढ़ने हैं, दोनों में है, तो हर जगह तुम्हें दिखेगा, इसे तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, ऐसा टॉपिक है ये, हर जगह घूम फिर के आ जाएगा। तो थोड़ा सा समझना। इससे क्या फायदा है, इससे इतना फायदा है कि इस कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर से बदल बदल के एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिससे मेडिसिन बनाई जा सकती है, एंटी कैंसर, मतलब जो कैंसर को रोकने में हेल्प करेगा। और उसी का कॉम्पोजिशन थोड़ा सा उल्टा हो गया तो कैंसर प्रोड्यूस भी कर देगा बॉडी के अंदर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सब का। एक विस कॉम्पोजिशन मतलब स्ट्रक्चर एक ऐसे है, ऐसे, अगर ये ऐसे हो गया तो बिल्कुल उल्टा काम करने लगेगा। तो सारा खेल ओरिएंटेशन का है कि कार्बन को ऐसे लगाए हो, ऐसे लगाए हो, कैसे लगाए हो। तो यही सब इसमें पढ़ना है थोड़ा सा। तो एनिमेशन से समझाऊंगा, जल्दी समझ आएगा। पहले बताओ इसका स्टीरियोआइसोमर का डेफिनेशन लिख लो। द कंपाउंड दैट हैव द सेम constitution and sequence of covalent bond but differ in the relative position of their atomic और ग्रुप्स इन स्पेस, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर। अब एग्जांपल से समझाऊंगा, लिखो पहले डेफिनेशन। हाँ, वही तो कर रहे थे उस समय से मेटामेरिज्म। ये कहाँ गुम हो गया आज, फास्ट फास्ट है क्या तेरा। हम उस समय से मेटामेरिज्म ही कर देते हैं। वही तो डॉक्यूमेंट डाला है कि नहीं पीछे, कहीं डालने भूल गया हो। ये रहा ना मेटामेरिज्म, ठीक। आप लिखो स्टीरियोआइसोमर। और आपके स्कूल में हाईएस्ट कितने गए हैं? आईएएस अभी आज देखो, सो द कंपाउंड डेफिनेशन समझ आया ना। आप देखो ये दो टाइप के होते हैं बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। तो दोनों को जरा देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है। ऑलरेडी लिख चुके हो, सीधा ज्योमेट्रिकल आइसोमर से लिखना स्टार्ट। तो ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, जो तुम लोगों को अच्छे से लिखनी है।
तो इट अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब आएगा जब स्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। रिस्ट्रिक्टेड मतलब रुक जाए, हिले नहीं मॉलिक्यूल, यहीं पे रुक जाए एकदम। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन 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 डबल बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैप ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल। तो साइड वाइज ओवरलैप होना चाहिए और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। यानी कभी भी पेपर में आ गया सिंगल बॉन्ड और पूछेगा कि जीआई शो करेगा, तो तुम बोलोगे नहीं करेगा। जीआई शो कौन करेगा? सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कहानी होनी चाहिए। डन। Yes, sir. हम्म, देख बेटा कहानी कैसे है। ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। यानी ये रहा कार्बन, जल्दी का ध्यान से थोड़ा समझना मन लगा के। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? Double. डबल बॉन्ड। ऐसा होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये पता क्या हो सकता है? ये ऐसे ऐसे हो सकता है, बस ये ऐसे रोटेट नहीं कर पाएगा। इनका रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, इनके रोटेशन को रोक दिया गया है। तो जीआई शो करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि इट अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? साइडवेज या एक्सियल? एक्सियल होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और डबल बॉन्ड कौन सा होता है? साइडवेज ओवरलैपिंग। जब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नहीं पढ़ते थे, तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है ऐसे एक्सियल बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग, है ना। तो ये इनमें ये बस ये ज्यादा ज्यादा पता है इनमें क्या हो सकता है? ऐसे या ऐसे, बस इतना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें कभी भी नहीं होगा ऐसे रोटेट करते हैं, तो इनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये बस ऐसे ही कर सकते हैं, समझ गए। तो या तो ये स्पेस में जाएगा या बेचारा ये इस स्पेस में आएगा। तो ये रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, हाँ, डबल बॉन्ड के चलते। ठीक है, डबल बॉन्ड के चलते यहाँ पे जो रोटेशन है वो क्या हो जाती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये जीआई शो करने का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये बना लो इसको अच्छे से, बनाओ जल्दी। ये कार्बन है, ये कार्बन है, उसके ऑर्बिटल है वो, ठीक है, प्योर पी ऑर्बिटल है जो बिल्कुल खाली है। देखो, राइट। तो ये चीज हम लोगों को दिमाग में फिक्स रखना है सभी। यानी क्या कंडीशन है जीआई का? देखो, कंडीशन फॉर जीआई, तो पहला वही जो हमने पढ़ा कि कंपाउंड मस्ट हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और भी से नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है। एंड इट मस्ट बी अ साइक्लिक कंपाउंड, मतलब कोई साइक्लिक कंपाउंड भी हो तो भी शो कर सकता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सेकंड में, कि बोथ द एटम और ग्रुप जॉइंट विद द डबली बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी डिफरेंट, अलग होना चाहिए, नेवर बी सेम, सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो फिर ये शो नहीं करेगा। यानी क्या कहानी है बेटा? इस कि को कैंसिल कर देगा। both the atom or group join the doubly bonded carbon must be different, never be same। इसको मैं समझाता हूँ, अभी तुम देख के समझ जाओगे। ये कहानी होना चाहिए। जैसे तुमने अभी डायग्राम जो बनाया था, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा, दोनों जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। तो कार्बन पे हमने बनाया वो तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन समझाने के लिए एग्जांपल दिया था आपको, पर ये जो दो ग्रुप लगे होने चाहिए वो दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग। ऐसा नहीं कि एक एच यहाँ भी लगा दिया एक एच यहाँ भी लगा दिया, नहीं, तो वो जीआई शो नहीं करेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ए और बी इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये याद रखना है हम लोगों को। यानी कुछ ये कहानी होनी चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम समझ ही चुके हो। अब इसमें ना ये दो टाइप के होते हैं बेटा। अब ये सिस और ट्रांस तुम लोगों को अच्छे से समझ लेना है बस। तुम बहुत अच्छे से चीजें समझ रहे हो, तुम्हें भी नहीं पता है अभी कि तुम कितना इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हो। तो इसको बोलेंगे सिस, इंसान की इसको जान बोलेंगे बचा। ट्रांस।
तो सिस और ट्रांस का मतलब क्या है, सुन लो मेरी बात, सिस का मतलब पता है क्या होता है, क्या? जब दोनों ग्रुप एक ही साइड लगे हों तो उसको सिस बोलोगे। जैसे यहाँ पे देख, ये अब इसको तो क्या मान रही है, ए मान ले, चल इसको ए मान, ग्रीन वाले को बी मान लेना है ना। तो ए और ए दोनों एक ही बगल लगा हुआ है ऊपर के साइड, इधर ए और ए किधर लगा है, अपोजिट। तो जब दोनों ग्रुप एक ही साइड लगे होंगे तो उसको सिस बोलेंगे, और जब दोनों ग्रुप अपोजिट लगे होंगे तो उनको ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप का होगा, सिस और ट्रांस, बस। ठीक है, तो जीआई कितने टाइप का होगा, सिस और ट्रांस। तो ये कंडीशन सारा बैठ गया। पहला कंडीशन क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या कोई साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। both the atom or group joined with the doubly bonded must contain different number of atoms, सेम नहीं होना चाहिए। और ये दो टाइप का होता है, सिस और ट्रांस। बना लो, वॉयलेट कलर वाले को ए ए नाम दे देना, क्योंकि तुम्हारे पास कलर नहीं होगा ना अभी, तो ए ए लिख देना, और ग्रीन वाले को बी लिख देना। तुमको की सोसाइटी में भी उधर होता है, जतिका नोट कर। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरीन एल्कीन की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो चल देखते हैं एक बार कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एल्कीन की क्या कहानी है। तो अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिकल आइसोमरीन एल्कीन, सो दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये ए और ये दोनों ग्रुप सेम साइड लग गए, बी बी सेम साइड लग गया, ए और बी बी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये शो करेंगे जीआई, नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, सेम है। तो इनका सेम स्पेशियल अरेंजमेंट होने के चलते ये जीआई शो नहीं करेंगे। तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। हेलो, चलो, तो क्या कहानी, तो थोड़ी सी बात देख लो बेटा ये जल्दी से, इनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, सेम है ना। जबकि आप इसको देखो बेटा ध्यान से, तो इनमें क्या फर्क है, बताओ। इनके स्पेशियल अरेंजमेंट में क्या फर्क आ रहा है, इनके स्पेशियल अरेंजमेंट में आपको देखने को मिल रहा है इसमें कि तीसरा इधर, बन गया है। हाँ, इसमें तीसरा कंपाउंड। इधर तो सेम कंपाउंड है, इधर अलग अलग कंपाउंड है ना। अब देखो, तो इसका आइसोमर क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, सेम स्पेशियल अरेंजमेंट, यहाँ पे भी, यानी तुम फंस गए। देखो इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या इसमें क्या दोनों ए एक बगल सेम थे, दोनों बी भी सेम थे, बी बी ए, तो ये तो शो करेगा ही, तुम्हें पता ही है। इसमें क्या था, ए और ए, बी और बी, तो इसमें तुम इंटरचेंज कर भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही स्पेशल अरेंजमेंट है। इसमें देखो बेटा, इधर के साइड तो सेम है, लेकिन तुमने इधर साइड अलग कर दिया, तो क्या ये शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इधर तो सेम ही है ना। चारों पे अलग अलग होनी चाहिए, मतलब चारों इन द सेंस, इधर ए बी, इधर भी ए बी, है ना। ये इस कार्बन पे दो सेम एटम नहीं होने चाहिए, तो यहां तो नहीं है लेकिन इस वाले पे तो है। तो इन दोनों का स्पेशियल अरेंजमेंट है, तो दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। जबकि अगर मैं इनकी बात करूं, नोट नहीं करना बस समझना है, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो यहाँ पे जरा दिमाग लगाओ, दे हैव अ डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। कैसे डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट है, ध्यान से बताओ। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ ये है, सिस है। ए बी, ए बी, तो ये दोनों ट्रांस है। अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट है। अब मुझे बताओ, ये करेंगे या शो या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करेंगे। ये दो कर रहे, कौन सिज है कौन ट्रांस है ये इसमें, सिस है, ये ट्रांस है। गुड, इतने ही तेज बोलना चाहिए आंसर फटाफट। तो ये सिज है और ये ट्रांस। ट्रांस है, वेरी गुड। उसी तरीके से बेटा नेक्स्ट वाला बताओ, ये शो करेगा क्या, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि तीसरा है ना एक, क्यों, मतलब ये अलग है, सेम। ये अलग है तो करेगा ना, क्या दिक्कत है। क्यों करेगा, वहां पे बी है यहाँ पे नहीं है। अब ए बी है, यहाँ पे ए डी है, डी का मतलब कोई और कंपाउंड आ गया, अलग होना चाहिए बस। ये नहीं है कि ओके यहाँ पे जो है वहीं पे वहां भी हो। ओके ओके। अब सुन मेरी बात, ये सिस होगा ट्रांस होगा, ये होगा, अब तो कंफ्यूज सिस हो गई, होगा। तो इससे कंफ्यूज हुई कि यहाँ ये तो बराबर नहीं आ रहा, कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी बराबर आ गया तो सिस, सिस है। तो ये सिस हो गया। और इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये ये ट्रांस हो ट्रांस है। जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। जतिका क्लियर है ये बताओ, हाँ जी सर। बोल तेज, हाँ यस सर। हाँ गुड। यस तो इस सर। तरीके से हम लोग इस पूरे को समझ सकते हैं।
सो दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग इसको फिनिश करते हैं आज की क्लास को यही पे, और नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग पूरा डिटेल में फेज ट्रांस खूब बनाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर लास्ट में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सन ग्लासेस महंगे वाले का क्या फायदा है और सस्ते, वही यूवी रेस को ठीक ज्यादा है, तो उसमें पता लगेगा। 100 रुपए का चश्मा खरीद के ब्लैक पेन लगा लेने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो करेंगे उसको नेक्स्ट में। ठीक है जतिका, यहाँ तक रिवाइज कर लेना एक बार। चलो ओके बाय। सर।